हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और जो हमारा वीडियो रहेगा हर चैप्टर का रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को शुरू करेंगे, जिसमें बच्चों हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे, सारे डेफिनेशन को समझेंगे और जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है हम लोग जो मोशन पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, किसी स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। ओके, तो बिल्कुल बच्चों बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो देखो बच्चों, इस क्लास में हम लोग जो पैरामीटर पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पैरामीटर इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला होगा बच्चों लोकेशन या इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन। दूसरा होगा बच्चों टाइम, तीसरा होगा डिस्टेंस और चौथा रहेगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा कहानी बच्चों फिजिक्स में शुरुआत होगा वो इन्हीं सब से होगा। इसी चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग टर्म आएगा जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन, तो देखो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कब कहते हैं, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं बर्ड उड़ रही है, ठीक है, या कार मूव कर रही है। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई इंसान मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है। तो मोशन का मतलब होता है बच्चों कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। अब इसका जो लोकेशन मान लो बच्चों ए है, ठीक है, यहाँ पे t=0 दिया हुआ है। अब ये कुछ टाइम बाद बी लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो बी लोकेशन पे कब आएगा, जब ये मोशन में होगा, ठीक है। तो मोशन को बच्चों डिफाइन करेंगे पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों किस में है, बोलो मोशन में है, ठीक है। मोशन का एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो देखो वॉकिंग मैन, कार चलती हुई कार रोड पे, ठीक है, या बर्ड्स का उड़ना, या ठीक है। तो ये सब सारे बच्चे एग्जाम्पल हो गए मोशन के। नेक्स्ट बच्चों हम लोग समझते हैं रेस्ट, ठीक है, रेस्ट। तो देखो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, उसको बोलेंगे हम रेस्ट में बोलेंगे। तो जैसे मान लो बच्चों, ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ठीक है, वो मान लो ए पोजीशन पे है। अब टाइम पास हो रहा है, टी टाइम बाद भी ये यहीं पे है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो अपना लोकेशन या पोजीशन पे ही है। तो ये टाइम के साथ बच्चों अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम, ये जो है वो रेस्ट में। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो है वो एट रेस्ट है, ये जो है वो एट रेस्ट है और ये जो है वो मोशन में है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो उसको हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या कहाँ से हम उस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों बेसिकली क्या कहता है, इट इज़ द रेफरेंस
विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड। ठीक है, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट, या मोशन मतलब वेलोसिटी या स्पीड को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये बात याद रखना, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट जो होता है बच्चों वो एक दूसरे से रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, मतलब मोशन और रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट का एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, बट हमें ये देखना होगा कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसको हम लोग आगे समझेंगे। ओके, दूसरा डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट। तो मोशन और रेस्ट बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो बच्चों सिंपल एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। मान लो बच्चों ये बस है, ठीक है, ये मान लो बस है। ओके, इसका मैं यहाँ बना दे रहा हूँ चक्का बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये चक्का बना दे रहा हूँ। ठीक, ओके, अब इस बस में बच्चों मान लो 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक, 2 पर्सन बैठे हुए हैं और ये बस जो है वो रोड पे चल रही है। ठीक है, विथ वेलोसिटी v से ये मूव कर रही है। अब देखो बच्चों इस बस के अंदर 2 पर्सन है, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ बैठा हुआ है सीट पे, और दूसरा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों अब ये बस चल रही है और तीसरे लड़के को मैं रोड पे खड़ा करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। अगर सी से पूछा जाए, इस लड़के से पूछा जाए ए मूव कर रहा है, तो क्या बोलेगा, हाँ ये मूव कर रहा है, मीन्स ये मोशन में है। किसके, इसके रिस्पेक्ट में। अब देखो अब इसी बी से पूछा जाए कि क्या ए मूव कर रहा है, तो ये बोलेगा नहीं, ये रेस्ट में है। तो मोशन एंड रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म हुए। अब देखो ये बस के फ्रेम में है तो ए को बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ए जो है वो रेस्ट में है। वही अगर सी पॉइंट पे जो पर्सन है वो ए को क्या देख रहा है, ये जो है वो मोशन में है। ठीक है, ये क्या देख रहा है बच्चों, ये जो है वो इसको देख रहा है मोशन में है, इसको देख रहा है मोशन में, और ये इसको देख रहा है रेस्ट में। तो देखो ये रेस्ट एंड मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड किया कि नहीं। अगर उस फ्रेम में है तो रेस्ट में है, और ऑब्जर्व बाहर से चीज़ों को कर रहे हैं तो वो मोशन में है। ठीक है, जैसे मान लो रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, बाइक पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि रोड पीछे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। और वही अगर रोड पे कोई खड़ा इंसान है वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि रोड रुका हुआ है। तो रोड पे खड़ा हुआ इंसान बोलेगा रोड रुका हुआ है, और बाइक पे चलता हुआ इंसान बोलेगा जो रोड है वो पीछे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म होता है। अब देखो बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे मोशन वो 3 टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 3 टाइप के पढ़ेंगे। मोशन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप के। ओके, कौन कौन, पहला है बच्चों 1D मोशन। पहला कौन सा मोशन है, 1D मोशन। दूसरा है 2D मोशन, तीसरा है 3D मोशन। ठीक है, 1D मोशन को ही बच्चों बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। 2D मोशन को बच्चों बोलेंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। ओके, क्योंकि 2D जो होता है बच्चों वो प्लेन में होता है। ठीक है, और मोशन इन स्पेस को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे ये कार है, ठीक है, ये कार रोड पे चल रही है विथ वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी से ये चल रही है। तो यहाँ पे ये जो पाथ है बच्चों वो क्या है, स्ट्रेट पाथ है। कैसा पाथ है,
स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ पे कार मूव कर रही है तो इसके मोशन को बोलेंगे वन डे मोशन। ओके, अब देखो बच्चे दूसरा एग्जांपल देखो, अगर कोई बॉल है उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, किसी हाइट एज से रिलीज कर रहे हैं, तो वो ये जो बॉल है ना बच्चों एक स्ट्रेट पाथ पे गिरेगा, ठीक है। यहाँ ये जो पाथ होगा बच्चों वो कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ हो गया, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों मोशन इन प्लेन। ठीक, तो देखो बच्चों मान लो ये हो गया हमारा सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। अगर हम किसी बच्चों ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल थीटा से, ठीक है, एंगल थीटा से, तो इसका जो ये बच्चों पाथ होगा ना, इस पाथ के हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो पाथ होगा वो प्लेन होगा बच्चों, ठीक है, ये जो पाथ होगा वो प्लेन होगा। मीन्स इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, 2D मोशन, कैसा होगा, 2D मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। अब देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बांध दो, ओके, और इसको घुमाओ, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ जो होगा बच्चों वो प्लेन में होगा, ठीक है। अगर ये वर्टिकल में बच्चों मूव कर रहा है तो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल में मूव कर रहा है तो ये वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, ओके। अब नेक्स्ट है बच्चों मोशन इन 3 डायमेंशन, जिसको बोलते हैं मोशन इन स्टेट। तो देखो बच्चों ये पतंग है, पतंग को हम लोग उड़ाते हैं तो पतंग जो होता है वो स्पेस में मूव करता है, कहाँ मूव करता है, स्पेस में, ठीक है, स्पेस में मूव करता है। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करता है, ठीक है। तो पंछी भी उड़ती है आकाश में, बर्ड्स जैसे उड़ती है आकाश में, तो उसका भी जो मोशन होता है वो मोशन इन 3 डायमेंशन होता है, ठीक। आ जाओ अब हम लोग समझते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बच्चों ध्यान देना और चीज़ों को समझना, ओके। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक। इसको बच्चों एक मस्त एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ओके, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हम 3 पाथ को कंसीडर करेंगे, ये पाथ 1 और ये पाथ 2 और ये पाथ है बच्चों 3 पाथ है, ठीक है, पाथ 3। तो ए से बी जाने के लिए बच्चों 3 पाथ हमने कंसीडर किया है, बट यहाँ पे जो बच्चों पाथ होगा वो पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी इन्फिनिटी। कितना होगा बच्चों पाथ ए और बी के बीच का जो पाथ होगा वो इन्फिनिटी होगा, हमने कंसीडर किया है 3। तो देखो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, किसी पाथ से जो एक्चुअल डिस्टेंस चले हैं ना, कैसा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ए से बी तक जाने के लिए वही होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बच्चों एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल या कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए को मान लो बच्चों इनिशियल पोजीशन, ए को मान लो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और बी को मान लो बच्चों फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक जाने के लिए बच्चों जो एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो बच्चों पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 ऑल आर
डिस्टेंस, ठीक है। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 आर डिस्टेंसेस, ठीक है। मतलब पाथ 1 2 3 डिस्टेंस होंगे, ओके। अब यहाँ पे बच्चों तुम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है? पहला पॉइंट ये कि इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी के पास बच्चों, स्केलर के पास बच्चों ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे इधर गया, यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे इस साइड। तो ए से बी तक जाने के लिए इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए डायरेक्शन चेंज होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, जिसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अगर मान लो बच्चों ये हो गया हमारा 20 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। तो पाथ 3 जो होगा बच्चों, वो पाथ 1 से बड़ा होगा, पाथ 1 जो होगा वो पाथ 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस या पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, इस ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ओके। इट्स डायमेंशन फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? m0 लेंथ होता है से t0, m0 l t0 होता है, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन कैन बी इन्फिनिटी, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन कैन बी इन्फिनिटी। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस बच्चों इन्फिनिटी हो सकता है, ओके। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। अब आ जाओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ध्यान देना बच्चों, जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डजेंट मैटर कि पाथ किस पाथ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बस ये चीज़ देखना है कि इनिशियल में पार्टिकल कहाँ है और फाइनल में पार्टिकल कहाँ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हो एक स्पेशल डिस्टेंस जो सबसे शॉर्ट हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए से बी तक जाना है, तो ये सबसे शॉर्ट पाथ हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया? ए से बी की ओर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर बात किया जाए तो बच्चों पाथ 2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, ए से बी तक जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही, तो इसका पोजीशन x1 है, इसका मान लो x2 है। तो डेल्टा x बच्चों क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि ए से बी तक जाएंगे तो इसके पास मैग्नीट्यूड, मान लो ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? ए से बी तक हो गया, ठीक। ऐसा यूनिट इज मीटर एंड डायमेंशन फार्मूला वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं फिगर जो ऊपर वाला था वो फिगर क्या था बच्चों? मान लो ए से बी तक हमें मूव करना है, ठीक है। तो एक पाथ ये हो गया जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा पाथ बच्चों अगर डायरेक्शन लिए तो डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पाथ ये हो गया बच्चों पाथ 2, इसको मान लिया पाथ 1, और ये हो गया पाथ 3, ये हो गया पाथ 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इस केस में बच्चों डिस्टेंस जो होगा वो 10 मीटर हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो बच्चों 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं। तो टुवार्ड्स ईस्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट और 10 मीटर हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे
विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये देखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से इक्वल है। तो डिस्टेंस जो हमेशा होगा बच्चों, डिस्टेंस जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नोट करके बच्चों इस पॉइंट को याद रखना। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको देखो बच्चों कैसे समझेंगे। जैसे मान लो बच्चों ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट पाथ। ठीक, अब इस स्ट्रेट पाथ पे बच्चों कंसीडर कर लो एक कार मूव कर रही है। ठीक है, कार जो है वो बच्चों ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। ठीक है, तो इस केस में अगर बच्चों कार आगे जा रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होंगे। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म को अगर बच्चों मैं कंसीडर करूँ तो मान लो ये कोई वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस की तरफ ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वैसे ही कोई वेक्टर बी है बच्चों, बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। ओके, तो ये दो वेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, वैसे ही मान लो बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस एक्स एक्सिस में एक ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और ये हो गया पॉइंट q2 x2 y2 z2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मान लो पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 मान लेता हूँ। ठीक है, या rq मान लेता हूँ, इसका जो पोजीशन वेक्टर rq है, और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं मान लेता हूँ बच्चों r1। ओके, अब देखना, अब मान लो हमने इसके बीचों बीच एक वेक्टर लिया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका हेड इसके टेल से कनेक्ट है, बचा इसका हेड, और इसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड है, तो ये जो है ना बच्चों वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट बेसिक वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर में बच्चों क्या लिख लेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे आर क्यू इक्वल टू r1 प्लस ये हो गया बच्चों मान लो r। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल टू हो गया आर क्यू माइनस आर पी, इसको मान लो बच्चों p, आर क्यू माइनस आर पी। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों p पॉइंट के लिए जो वेक्टर होगा, p पॉइंट के लिए जो वेक्टर होगा वो x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप। वैसे ही बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा वेक्टर, इसको लिख ही लो आर पी इक्वल टू ये, और आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहाँ पे बच्चों x1 y1 ले लो, एक मिनट बच्चों यहाँ पे गलत हो गया,
कोई बात नहीं। ओके, x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1, ठीक है, ये वेक्टर ये हो गया। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर क्यू माइनस आर पी का मॉडुलस। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड रीचेस टू पॉइंट दिस, फाइंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बच्चों। मान लो ये पॉइंट P पे आया जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5 3, 4 5 3, और ये आ गया कहाँ पे बच्चों, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, ये स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है 2 3 -1, और Q पॉइंट है बच्चों 4 5 3। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, सबसे सिंपल है। इसको मान लो बच्चों वेक्टर ए, ओके, या वेक्टर आरपी मान लो, सबसे बढ़िया रहेगा। आरपी मान लो, वेक्टर आरपी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। वैसे आर क्यू मान लो बच्चों 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। इनिशियल वेक्टर को बच्चों आरपी माना है, इक्वल टू इतना हो गया। फाइनल पोजीशन वेक्टर बच्चों ये हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 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 होगा बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, तो ओ क्यू हो गया है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आई कैप प्लस 5 3 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेंथ निकालना है, लेंथ ही होता है बच्चों मैग्नीट्यूड, लेंथ ही होता है मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू होगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, 64 प्लस 4, कितना हो जाएगा बच्चों 64 4 68 72 मीटर। ओके, ये हो गया लेंथ। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन कह रहा है, ए कार मूव फ्रॉम O to D along path ABCD शो इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी बच्चों आएगा ऐसा क्वेश्चन तो क्या करोगे, पहले O से A चला, ये है वेक्टर 1, ये बना लेना वेक्टर 1 बच्चों 8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना, अब A से B तक चला 4 मीटर, तो यहाँ पे चला बच्चों 4 मीटर, कितना चला 4 मीटर। यहाँ से यहाँ बच्चों कितना चला, यहाँ से यहाँ ये वेक्टर हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर, और ऊपर बच्चों चला ये 1 किलोमीटर, ऊपर चला 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों
अब ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा बच्चों 12 किलोमीटर। 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 3 किलोमीटर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √12 का स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये बच्चों 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा। यहाँ पे बच्चों ये जो वैल्यू होगा बच्चों वो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस क्या कहता है, छोटे वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौका 16 प्लस 3 के 9, ये हो जाएगा बच्चों 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, 8 8 16 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 17 मीटर आ गया, ठीक।